जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन। जो लाइब्रेरी के छात्र हैं, टारगेट एकेडमी के छात्र हैं, उन्होंने जो है इस पेपर की हार्ड कॉपी ले ली होगी और उसे सॉल्व भी कर लिया होगा। तो अभी इसका हमने सॉल्यूशन करना है, तो एक एक चीज़ बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे और जो भी मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाऊंगा उनको आप लोग अपनी कॉपी पे लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को मिलान करना था यहाँ पर, तो किस तरीके से आप लोगों को करना था। सबसे पहले जो आसान है वो चीज़ आप लोगों को देखनी होती है, असीम गंगा। असीम गंगा जो है वो क्या है, आपका भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि और दूसरा ऋषि गंगा जो सेकंड है वो आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। गगास की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा की, और स्यूसी गाड़ जो है वो आपकी नयार की सहायक नदी है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सटीक है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आप लोग मेरे साथ लिखिएगा। जैसे सबसे पहले देखिए पिंडर नदी है। ठीक है, तो पिंडर नदी की एक सहायक नदी है काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसका नाम है शंभू नदी। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि शंभू नदी किसकी सहायक नदी है, वो आपका पिंडर नदी की सहायक नदी है। दूसरी चीज़ आप लोगों को लिखना है कि जो सिसवा नदी है, सिसवा जो है आपकी रिस्पना और बिंदाल की सहायक नदी है। ठीक है, रिस्पना माफ कीजिएगा, रिस्पना की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो आपका रिस्पना और बिंदाल है। पिंडर नदी की सहायक नदी आपका शंभू नदी हो गई। अगला रामगंगा, रामगंगा की सहायक नदी पलेन नदी है। कौन सी नदी है, पलेन नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। सोंग की बात करें, सोंग नदी, तो सोंग नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे वाल्दी हो गया, सिसवा हो गया, और आपका विंदला रो हो गया। ठीक है, तो ये सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है देख लीजिएगा जरा। पिंडर नदी की सहायक नदी है शंभू नदी, सिसवा की है रिस्पना और बिंदाल, रामगंगा की है पलेन नदी, और सोंग नदी की है वाल्दी, सिसवा और बिंदला रो। ठीक, उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो आटागाड की सहायक नदी कौन है, पिंडर है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे काली नदी है। बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो काली नदी है, और काली नदी की जो लंबाई है 252 किलोमीटर है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर भागीरथी आप लोगों को दे रखा है, भागीरथी नदी की लंबाई, ठीक है, तो आपको कितना लिखना है, 205 किलोमीटर है। अलकनंदा की 195 किलोमीटर है। ठीक, वही अगर हम बात करें रामगंगा की, तो रामगंगा की 155 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात। ठीक, वहीं अगर हम यहाँ पर देखें नयार में, एक तो आपका पूर्वी नयार आता है, ठीक, और एक आपकी पश्चिमी नयार आती है। तो दोनों की जो है आपसे कभी कभार क्या है, लेंथ पूछ ली जाती है। तो पूर्वी नयार की जो लंबाई है वो 109 किलोमीटर है, और पश्चिमी नयार की 78 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 78 किलोमीटर है। उसके अलावा आपसे भिलंगना की लंबाई पूछी जाती है कि भिलंगना की लंबाई कितनी है, तो 110 किलोमीटर है। ठीक, उसके अलावा पिंडर का पूछ ले कभी, ठीक है, कि बताओ भाई कि पिंडर की लंबाई कितनी है, तो पिंडर की 105 किलोमीटर हो गया। ठीक, उसके अलावा आपसे कभी टोन्स की लंबाई पूछ ले, टोन्स की, तो टोन्स की कितनी है, 148 किलोमीटर है। कितना है, 148 किलोमीटर है। तो ये तमाम वो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करने का कार्य करेंगे।
ठीक। और जो चीज़ें देखो क्वेश्चन 100 हैं, 100 क्वेश्चन में आपको ये करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप लोगों को नहीं लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके लिए आप लोगों ने अलग कॉपी बनानी है और उनको लिखने का कार्य करना है, ठीक। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको आते हैं नहीं लिखने, जो नहीं आते हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखने का आप लोग कार्य करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है ये आपके 100 उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है ये आपका कितना होते हैं, 1500 मीटर से कम होते हैं, ठीक है। 1500 मीटर से कम वाले ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। क्या ध्यान रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं ये आपके 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क वन है उनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है आपका, ये आपका क्या है, माफ कीजिएगा, रुक जाइए जरा। उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक। दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और जो आपकी कोणधारी वन है ये आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है ये आपका 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए कुछ चीजें आप लोगों को जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। जैसे उपोष्ण कटिबंधीय जो वन है इसका प्रमुख वृक्ष अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया इसका बताइए आपकी प्रमुख वृक्ष क्या है, तो साल है। कौन सा है, साल इसका प्रमुख वृक्ष हो गया, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे हल्दू बांस, यहाँ पर आपको और क्या क्या देखने को मिलते हैं, हल्दू हो गया, ठीक है, बांस हो गया, उसके अलावा खैर हो गया और सैमल हो गया, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में आप लोगों को जो है वो ढाक और जामुन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसके पेड़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कोणधारी वन की, तो कोणधारी वन में आपको चीड़ देखने को मिलेगा, ठीक। और पर्वतीय शीतोष्ण वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ओक हो गया जो कि बांज की एक प्रजाति होती है, सिल्वर हो गया, स्प्रूस हो गया और देवदार, ये वृक्ष आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक। इसके एक एक चीज आप लोग नोट डाउन करने का कार्य करेंगे और ऑप्शन जो आंसर है वो आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि एक तरफ आपको औषधि के नाम दिए गए और दूसरी तरफ आपको उसके उपयोगिता और आपका जो उपचार है वो संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आप लोगों को मिल रहा था यहाँ पर वो मिल रहा था क्या, आपका ब्राह्मी। तो ब्राह्मी क्या है, मस्तिष्क को शक्ति देने वाला होता है भाई, ठीक। उसके अलावा सतावर क्या है, तो ये पेट के रोग और पेचिश के उपचार में काम आता है, ठीक। कस्तूरी कमल की अगर हम बात करें तो जले कटे व फोड़ों के इलाज में काम आता है, ठीक। और जंगली जीरा जो है आपका, ये जब तेज दांत दर्द होता है तो उसके उपचार में ये काम आता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखाने वाला हूँ, ठीक है। उनको आप लोग मेरे साथ नोट करने का काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप धुनेर, ठीक है, धुनेर लिखेंगे। धुनेर किस काम आता है आपका, धुनेर आपका कैंसर इलाज के काम आता है, ठीक है। तो कैंसर इलाज में कौन सा है, क्या आपका धुनेर हो गया, ठीक। दूसरा आप लोग लिखेंगे जेट्रोफा, तो ये आपका बायोडीजल बनाने के काम आता है, ठीक है। किलमोड़ा हो गया, किलमोड़ा ये आपका आंख के उपचार में काम आता है, किस में काम आता है, आंख के उपचार में ये काम आता है। उसके अलावा भैंकल हो गया, भैंकल ये आपका गठिया रोग के उपचार में सहायक है, ठीक। उसके अलावा कंडाली
कंडाली आपका एनीमिया रोग में सहायक है, क्लियर है। ठीक, मरोड़ फली, मरोड़ फली जो है ये आपका सर्प विष, जब मतलब सांप काट लेता है, सर्प विष को उतारने में सहायक है भाई। ठीक है, पूछा जाएगा मरोड़ फली किस में सहायक है, तो मरोड़ फली आपका सर्प विष को उतारने में सहायक होता है आपका। ठीक, उसके अलावा घिंगारू, घिंगारू क्या काम करता है, ये हृदय रोग में, हृदय रोग के उपचार में ये सहायक है। ठीक, उसके अलावा जिरेनियम, जिरेनियम जो है आपका ये इत्र बनाने में प्रयोग होता है भाई। ठीक है, इत्र बनाने में प्रयोग होता है। उसके अलावा कुछ और ध्यान रखने आप लोगों ने, सिखाकाई, तो ये प्रयोग होता है शैम्पू बनाने में। ठीक है, शैम्पू बनाने में ये प्रयोग होता है। ठीक, उसके अलावा भीमल भी, भीमल भी आपका शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं। ठीक है, कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपके उत्तराखंड वाले रीजन में पाई जाती हैं, और ये किस प्रकार से सहायक है, किस प्रकार के रोगों के उपचार में सहायक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित किस बुग्याल के पास से भगीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है, तो ये कौन सी है आपकी, ये निकलती है आपका हरुंता बुग्याल। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि हरुंता बुग्याल जो है आपका, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका उत्तरकाशी के अंदर है। बेदनी बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये आपका चमोली में है। दयारा बुग्याल जो है ये आपका उत्तरकाशी में है भाई। ठीक है, और गुलाबी कांठा बुग्याल भी आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, ये ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। और ये जो है आपका दयारा बुग्याल जो है, ये दयारा बुग्याल मक्खन की होली के लिए, ठीक है, यानी कि बटर फेस्टिवल के लिए काफ़ी चर्चित है। ठीक है, और इस मक्खन की होली को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपके राणा जी को जाता है भाई। ठीक है, अभी ध्यान, चंदन सिंह राणा, ठीक है, चंदन सिंह राणा को जाता है। ठीक, और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो दयारा है इसको विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है, जिन्हें आप माउंटेन गॉड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहाड़ी बकरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है आपकी चंद्रप्रभा एतवाल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है उत्तराखंड राज्य में खनिजों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र आपका फेमस है, तो यहाँ पर देखेंगे डोईवाला जो है वो चूना पत्थर के लिए, चंडाक क्षेत्र आपका मैग्नीसाइट के लिए, और ये आपका रंजगेवा फास्फोटाइट के लिए, और धपीला क्षेत्र जो है ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट अयस्क हैं, धातु हैं, जैसे टिन के लिए आपका चमोली काफ़ी चर्चित है। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है चांदी के लिए, चांदी तांबा, इसके लिए आपका अल्मोड़ा चर्चित है, और बैराइट्स के लिए देहरादून प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये धातु यहाँ पर मिलती हैं, ये अयस्क यहाँ पर मिलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की राज्य में की 3 प्रमुख फसलें बतानी है आप लोगों को, कौन सी वो 3 फसलें हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाता है, गेहूं, चावल और गन्ना। ठीक है, तो जिन भी छात्रों ने ये आंसर किया होगा वो सटीक है। अगर मैं बात करूं जो गेहूं है, तो गेहूं केवल जो गेहूं है वो 29%, ठीक है, 29% भूभाग पर बोया जाता है। चावल की बात करें तो 27% पर। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ना जो है आपका 10% भूभाग पर बोया जाता है।
क्लियर है? इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से जिस तरीके से ये 3 प्रमुख फसलें पूछी गई है, उसी तरीके से आपसे मसालों के संदर्भ में भी चीज़ें पूछी जा सकती है भाई, मसालों के संदर्भ में। तो मसालों के संदर्भ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, AHL, ठीक है, जैसे IPL बोलते हैं ना, तो वैसे AHL आप लोगों ने अपनी वाणी में रख देना है, ठीक है। तो A यानी कि अदरक सबसे ज़्यादा, ठीक, दूसरे नंबर पर हल्दी और तीसरे नंबर पर लहसुन। तीसरे नंबर पर क्या? लहसुन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झग्गा क्या है भाई? झग्गा, तो झग्गा क्या है आपका? झग्गा जो है जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहने जाने वाली सूती कमीज होती है झग्गा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है आपको। जैसे कोटली वेल परियोजना जो है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 1000 वाट की है, ठीक, और किस नदी पर है? ये नदी पूछा जाएगा तो ये आपका गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की है, ठीक है, किस नदी पर है? तो आप कहेंगे भागीरथी नदी पर है। और किशोर बांध परियोजना, आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 660 मेगावाट की परियोजना है, ठीक, जो कि आपका किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। उत्स्यायु बांध परियोजना की बात करें तो ये आपका अलकनंदा पर है, ठीक, अलकनंदा पर है, और इसका और कितने की है? 500 मेगावाट की है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये साथ साथ में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है उसको आप लोग नोट डाउन करने का कार्य करते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन है भाई? SN रॉय है। कौन है आपका? SN रॉय है। आगे देखेंगे, राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर वैक्सीन संस्थान उत्तराखंड राज्य में 1904 में किस जिले में स्थापित हुआ? तो ये आपका नैनीताल में है। कहाँ पर है आपका? नैनीताल में है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए भैया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा रहा हूँ मैं, जैसे भेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो भेल जो है आपका ये कहाँ पर है? रानीपुर। बहुत बार आता है यहाँ से क्वेश्चन, रानीपुर जो कि आपका हरिद्वार में पड़ता है, वहाँ पर है। उसके अलावा HMT, ठीक है, HMT कहाँ पर है? तो ये आपका रानीबाग नैनीताल के अंदर है। वहीं हम बात करें कोऑपरेटिव एंड ड्रग्स फैक्ट्री, तो ये आपका रानीखेत में है, ठीक है। और रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा। तो बहुत बार बच्चा इन्हीं चीज़ में कंफ्यूज होता है कि रानीपुर कहाँ है, रानीबाग कहाँ है और रानीखेत क्या। तीनों चीज़ें जो है एक जैसी लगती है, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो गलत करके आता है। तो रानीपुर हरिद्वार, ठीक, उसके अलावा रानीबाग नैनीताल, रानीखेत अल्मोड़ा। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई, ठीक। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन में देहरादून है, तो DL लिख लो, ठीक है, DL जो है ये आपका देहरादून के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग एक नैनीताल में एक जगह पड़ती है भवाली, तो भवाली में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भवाली में क्या है? तो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ पर है, ठीक। तो ये हमने अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भैया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमारा ये प्रैक्टिस बैच है ये हमारा 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, ठीक, 13 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। तो जो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि पहला प्रैक्टिस टेस्ट तो हमने पूरा डाला था यूट्यूब के अंदर, सबके लिए वो फ्री था। दूसरा जो
आज की ये वीडियोस होगी ये सिर्फ यूट्यूब पे उत्तराखंड वाला पार्ट पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप का नाम है टारगेट एकेडमी बाय अंकित सर। इसका जो लिंक है वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर हमारे इस जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस प्रैक्टिस सॉल्यूशन की, ठीक है, जिसमें आपको एक दिन आपको पेपर होगा, दूसरे दिन उसका व्याख्यान किया जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन है वो होगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। और मात्र जो इसकी फीस है वो 300 रुपये है, ठीक। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो हमने बैच चलाया था कनिष्ठ सहायक के लिए मेरे द्वारा चलाया गया था, उसमें आप लोग इतनी मेहनत, ठीक है, जितनी मेहनत एक अभ्यर्थी करता है उतना मैं एज ए टीचर भी करता हूं। तो उसमें हमारे साथ 120 प्लस बच्चे ज्वाइन हुए थे, और उनमें से 22 प्लस बच्चों का, ठीक है, ये क्रेडिट मैं खुद को नहीं दूंगा, उन बच्चों की मेहनत थी कि 22 प्लस बच्चों का नाम कनिष्ठ सहायक वाली जो पीडीएफ थी, ठीक है, उसमें आया, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अच्छा किया। हमारा काम क्या है, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है, और सटीक कंटेंट प्रोवाइड करवाना है जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक। मैं हमेशा, देखो आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन जो होगा वो वहीं तक सीमित है। अब आपने उसको रिवाइज करने का काम है, जो एक बार चीज़ें हो गई है, ठीक है, उसको मैं दोबारा रिवाइज करने का कार्य यहाँ पर नहीं करूँगा, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक वाटर ड्रॉप मेथड जो होता है उसके तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मैं उन टॉपिकों को ज़्यादा हिट करने वाला हूँ जीएस के अंदर जहाँ से लगातार 2 या 3 सालों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक। और जिनको आप, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कितने भी डीप लेवल का आ जाए, आप उस क्वेश्चन को गलत वहां पर ना करो, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो अनावश्यक चीजें हैं, ठीक है, जो कहानियां हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताने वाला। जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षा, जो आपकी परीक्षा है उसमें आपको सफल परिणाम के लिए यहाँ पर करवाया जाएगा। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। चाहे जहाँ पर मुझे भी, जहाँ पर जिस काम में 6 घंटे की मेहनत होती है, उस काम को अगर अच्छे लेवल पे ले जाना है, अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए मुझे 12 घंटे की मेहनत भी करनी पड़े तो मैं कराऊंगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री, यानी कि आप चारों तरीके से हम लोग उस चीज़ को करने का यहाँ पर काम करेंगे। और हमारी प्राथमिकता यही है, मेरी प्राथमिकता यही है कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट मिले और आप लोग अच्छा परिणाम अपनी परीक्षा में दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हम लोग अब देखने वाले हैं। यहां पर देखिए भैया, क्या है क्वेश्चन कि घी संक्रांति के बारे में यहां पर कुछ पूछा जा रहा है। घी संक्रांति उत्तराखंड राज्य का पशुचारण युग से मनाया जाने वाला प्राचीन त्योहार है, इसके विषय में क्या सही नहीं। आपको इन 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं। यह त्योहार सितंबर माह के मध्य मनाया जाता है, बिल्कुल सटीक बात है भैया। चंद शासन काल में स्थानीय जो लोग हैं ये इसमें राजा को भेंट आदि देते थे, बिल्कुल सटीक बात है। इसे ओलगिया भी कहते हैं, सही बात है। इस दिन घी खाना अशुभ माना जाता है, ये गलत हो जाएगा भैया, अशुभ नहीं माना जाता है बल्कि शुभ माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन भी छात्रों ने किया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, पिथौरागढ़ जिले में मनाए जाने वाला वह त्योहार जिसमें देवल समेत की पूजा की जाती है, यह त्योहार प्रत्येक वर्ष न मनाकर दूसरे तीसरे वर्ष मनाया जाता है। तो ये कौन सा त्योहार है, तो ये आपका चैतोल त्योहार है, ठीक है। चैतोल त्योहार ये आप लोग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन छात्रों ने किया है उनका बिल्कुल सटीक है। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल दोनों को किया गया, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही होंगे, सटीक होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चीड़ का एक तरफ आपको पेड़ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। चीड़ का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो पाइनस रॉक्सबर्गी है। देवदार का सिड्रस देवदारा होता है भाई। बांज का क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा होता है, बिल्कुल सटीक है। और जो आपका साल है
इसका मायरिका एस्कुलेटा नहीं होता है भाई, जबकि जो मायरिका एस्कुलेटा है ये आपका काफल का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? काफल का वैज्ञानिक नाम है। और बात करें तो जो साल है इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या है? सोरिया रोबस्टा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए गण पूर्ति के लिए सदस्यों की कितनी संख्या आवश्यक है? तो वो संख्या होती है भैया आपकी 1/5। कितने होने चाहिए? 1/5। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन है, ठीक, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो ये उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम है ये आपका आता है, ये जो ये लागू होता है तो ये होता है 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है। और इसके बाद इसमें संशोधन जो है वो कब होता है? आपका 2019 में होता है, जिसके तहत जिनके 2 बच्चों से अधिक है, यानी कि जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं, वो आपका चुनाव नहीं लड़ सकते। इस प्रकार का संशोधन इसमें 2019 में किया जाता है, जबकि ये उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 जो है 4 अप्रैल 2016 को लागू कर दिया जाता है। क्लियर है बात? एक तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि 1/5 सदस्य होने चाहिए, ठीक। उसके अलावा ग्राम जो पंचायत होती है आपकी, तो ग्राम पंचायत में जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सदस्य जो हो सकते हैं उनकी संख्या 15 हो सकती है, और मिनिमम जो सदस्य है उनकी संख्या 7 हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15, और 7 आपके क्या हो सकते हैं? मिनिमम हो सकते हैं, ठीक। उसके अलावा 1/3 वाला जो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1/3 भी ऑप्शन में है। तो जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठक होने के लिए 1/3 सदस्य का मौजूद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी क्या कंडीशन है कि चलो कोई बैठक होनी थी, पहली बार में 1/3 सदस्य बुलाए जाते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है, बैठक नहीं होगी। दोबारा फिर से 1/3 सदस्य फिर से बैठक होती है, 1/3 सदस्य जरूरी होने हैं लेकिन नहीं होते हैं, ठीक है, तो बैठक नहीं होगी। लेकिन जब तीसरी बार 1/5 सदस्य भी आ जाएं तब भी ये बैठकें ये आपका हो जाती है, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, लेकिन जरूरी क्या है? 1/3 हो। उसके अलावा अब देखिए यहां पर चीजें समझने वाली बात है कि अगर यहां पर जो है कितनी संख्या आवश्यक है ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में? 1/5। बाई चांस 1/5 सदस्य मौजूद नहीं होते हैं तो दूसरी तरीके से किस प्रकार से बैठक करवाई जा सकती है? तो उसका भी ये तरीका है कि अगर बैठक करनी है तो जितने भी परिवार हैं, ठीक है, इन परिवारों में से 50% जो परिवार हैं, ठीक है, उनके प्रतिनिधि, प्रत्येक घर से प्रतिनिधि क्या है? 50% परिवार के भी प्रतिनिधि अगर वहां पर मौजूद रहते हैं तो ये ग्राम सभा की जो बैठक है उसका आयोजन हो सकता है। आई होप ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्लिक कर दी होगी और एग्जाम में आप लोग इस किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो है अपना वो गलत नहीं करोगे, ठीक। चलिए, और ये भी पूछा जा सकता है कितनी बैठकें होती है 1 साल के अंदर? तो 1 साल के अंदर आपका 4 बैठकें होती है, ठीक। चलिए आगे देखिए, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? शहरी क्षेत्रों में वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका क्या है? दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करना, ठीक, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले से मौजूद क्या है? कथन दे रखा है, पहले से मौजूद समाधान पोर्टल जिसे 2013 में आपका शुरू किया गया था, अब सीएम हेल्पलाइन योजना के तहत विलय कर दिया गया है, ठीक, एक कथन हो गया। कारण क्या दिया गया है? सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत के साथ समाधान पोर्टल की आवश्यकता समाप्त हो गई थी, इसलिए इसका विलय कर दिया गया था, ठीक। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा भैया वो ऑप्शन नंबर बी है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो आपकी इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अपनी सरकार
अपनी सरकार पोर्टल एक ई गवर्नेंस पहल है जिसके तहत केवल चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलती है। ठीक है, तो यहां पर देखो केवल आ गया ना, ठीक, ये केवल जो है ये इसको गलत कर देगा। चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के अलावा यहां पर हैसियत प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र जैसे अधिवास हो गया, अधिवास प्रमाण पत्र, ये सब बन सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप, ये जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा। यह पोर्टल सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सेवाओं को राज्य के निवासियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये आपका सही है नीचे वाला, तो कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये शुरू हुआ, ये शुरू कब हुआ है आपका अपनी सरकार पोर्टल, तो 2021 में ये आपका शुरू होता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 है और कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कराने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकता है। ठीक, ये बात आपका क्या है, सही है। यह हेल्पलाइन सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले, न्यायालय में विचाराधीन मामले और नौकरी या वित्तीय सहायता की मांग से संबंधित मामलों को भी कवर करता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, कवर नहीं करता है, नहीं करता है, ये आप लोगों को लिख लेना है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कथन, ये माफ कीजिएगा, क्या है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है आपका वो गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, यह है आपका सुमेलित स्थापना वर्ष जिला है एक साइड और एक साइड उसका स्थापना वर्ष है। तो आप लोग देखेंगे हरिद्वार की जो स्थापना होती है वो आपका 28 दिसंबर 1988 को होती है। उधम सिंह नगर की स्थापना 30 सितंबर 1995 को होती है। चंपावत की जो स्थापना है ये आपका कब होती है, चंपावत की जो स्थापना है भैया आपका होती है 15 सितंबर 1997 को, और रुद्रप्रयाग की होती है आपका 16 सितंबर 1997 को। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर कौन सा, हरिद्वार 3 किस में आ रहा है, ए आपका क्या है यहाँ पर सटीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया, तो ये किया गया भैया आपका सन 1968 में। कब किया गया आपका, सन 1968 में। क्लियर हो गई बात। ठीक, आगे देखेंगे, आगे यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कुछ करेक्शन करनी है। ठीक है, करेक्शन क्या करनी है, तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर दो ऑप्शन देखिए आप लोग, एक तो ये 1938 वाला है, इसको आप लोगों को बना देना है 1967। ठीक, और जो ये 1969 है इसको आप लोगों को बना देना है 1976। ठीक, तब सारी कहानी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वो आपका 30 सितंबर 1916 को होती है भैया। ठीक, पर्वतीय राज्य परिषद जो है इसकी स्थापना जो है ये आपका कब होती है, 1967 में होती है। उत्तराखंड यूथ काउंसिल जो है आपका ये 1976 का है, और उत्तराखंड उत्थान परिषद जो है आपका ये आपका 1988 का है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाने का कार्य करूंगा, वो आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले देखेंगे आप लोग 1950 लिखेंगे। 1950 में क्या हुआ साहब, पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना होती है, पर्वतीय विकास जन समिति। दूसरा 1969 में स्थापना होती है पर्वतीय विकास परिषद की, पर्वतीय विकास परिषद की। तीसरा है 1970 में स्थापना होती है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की। ठीक, उसके अलावा 1972 में स्थापना होती है उत्तरांचल परिषद की। ठीक, और 1979 में स्थापना होती है
उत्तरांचल राज्य परिषद की। क्लियर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 1989 में क्या होता है, तो 1989 में जितने भी सारे उत्तराखंड के अंदर ये संगठन थे उनको एक साथ किया जाता है और नाम पड़ जाता है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। फिर 1991 में एक संगठन बनता है आपका जिसका नाम है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक। और एक आप लोगों को और ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य मोर्चा। उत्तराखंड राज्य मोर्चा, ये है आपका 1994 का। ठीक। तो इतना जो डाटा है वो आप लोगों को लिख लेना है। अब जब अगली बार मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो ये चीजें नहीं डालूंगा मैं। ठीक है। सन तो अगली बार जब भी क्वेश्चन बनेगा तो किसने किस संगठन की स्थापना की, ठीक है, ये आप लोगों के बीच क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको यहाँ पर संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको निर्माण वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रथम राज्य सूचना आयोग, ये 3 अक्टूबर 2005 का है। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये जो है आपका 10 मई 2011 का है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग 10 मई 2003 का है। और प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग ये आपका 2011 का है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अल्मोड़ा सिक्कों से उल्लिखित नाम है तो कौन कौन से हैं? शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को मिलान करना है। हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। मलारी से सोने का मुखौटा मिला है। फल सीमा से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव मिला है। और बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियां मिली है। तो यहां पर सीधा सीधा जो है भैया वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साधारण सा प्रश्न है, आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको सही किया होगा। अगला देखिए भैया, अगला क्या है? भृत्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भृत्य हो गया आपका, सेवक को कहते हैं। तो ए का इसी से मिल जा रहा था, ए का 3। ठीक है। प्रतिहार द्वार रक्षक को कहते हैं। ठीक। गोप्त आपका किसको कहते हैं? रक्षक को कहते हैं। कुलचारिका आपकी तहसीलदार हो गया। कुलचारिक कौन हो गया? आपका तहसीलदार हो गया। कुछ देखेंगे आप लोग, जैसे सुपकारपति, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सुपकारपति ये किसको बोलते हैं? तो ये प्रधान रसोइया जो होता है भाई, प्रधान रसोइया को कहते हैं। दिविरकोट किसको बोला जाता है भाई? लेखक को बोला जाता है। ठीक। कटुक क्या हो गए आपके? कटुक गुप्तचर। और अक्ष पटल अधिकृत आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके गृह मंत्री हुआ करता था भाई। ठीक है। और इसी को भू रिकॉर्ड अधिकारी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? भू रिकॉर्ड अधिकारी भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन सी है? तो ये होगा इसका आंसर, नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी और बद्रीनाथ। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग लिखिए कि जो नंदा देवी है, इसकी जो नंदा देवी कौन सी? पश्चिम वाली। ठीक। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 7,817 मीटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। कामेट हो गया 7,756 मीटर। ठीक। नंदा देवी पूर्वी जो है वो कितनी है? 7,434 मीटर।
उसके अलावा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की है 7140 मीटर। वहीं आपको एक भिन्न दिखाई दे रही है इनमें, कौन सी, त्रिशूल, त्रिशूल भी लगे हाथ याद रख लो 7120 मीटर। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक, बहुत हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, सारा आज मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भूस्खलन वाले, आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो एक एक चीज़ आप लोग मेरे साथ लिखते जाना। केदारनाथ आपदा कब आई थी भाई? 2013 में आई थी। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पौड़ी में जो भूस्खलन हुआ था, पौड़ी में भूस्खलन कब हुआ? 2016 में। जोशीमठ भूस्खलन आपका 1842 में, और हेलंग भूस्खलन जो है आपका 1906 में। अब देखेंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे आप लोग मेरे साथ। ठीक, बहुत अच्छे से आप लोग लिखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सबसे पहले बिरही गंगा, बिरही गंगा भूस्खलन जो है ये कब हुआ था आपका? 1893 में हुआ था। ठीक, तवा घाट, तवा घाट भूस्खलन जो है ये आपका 1970 में हुआ, 1977 में हुआ था भाई। ठीक, नैनीताल भूस्खलन ये आपका 18 सितंबर 1880 को हुआ था। ठीक, आई होप दिख नहीं रहा होगा शायद आपको ना, अब दिख जाएगा। नैनीताल भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को हुआ था। उसके अलावा पेपर में आया भी था भाई इस बार, कर्मी भूस्खलन। ठीक है, कर्मी भूस्खलन जो है ये आपका 1983 में हुआ था। ठीक, नीलकंठ भूस्खलन 1990 में। ठीक, एक एक चीज आप लोग मेरे साथ लिखते रहोगे। उसके अलावा कुंवारी गांव, कुंवारी गांव भूस्खलन ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 2013 में। ठीक, बैरीनाग भूस्खलन, बैरीनाग भूस्खलन हुआ था आपका 1996 में। उखीमठ भूस्खलन हो गया आपका, उखीमठ, उखीमठ भूस्खलन ये 1998 में हुआ था। ठीक, व्योमगाड भूस्खलन ये हुआ था आपका 2001 में। टिहरी बांध भूस्खलन, टिहरी बांध भूस्खलन ये टिहरी बांध भूस्खलन हुआ था आपका 2004 में। ठीक, फिर लिखोगे आप लोग बूढ़ा केदार भूस्खलन, ये बूढ़ा केदार भूस्खलन हुआ था आपका 2002 में। ठीक, उसके अलावा आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है मालपा भूस्खलन, पिथौरागढ़ में हुआ था, जिसमें फेमस नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का भी निधन हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 17-18 अगस्त 1998, अलग ही कहानी है उनकी। ठीक, तो उनके जवान बेटे का निधन हो गया था, जो आपके ये क्या नाम था उनका, प्रतिमा बेदी। ठीक है, तो उनका जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आती है शांति की ढूंढ में। ठीक, और जब वो रास्ते से वापस आ ही रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये भूस्खलन आ जाता है और उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मालपा भूस्खलन जो है 17-18 अगस्त 1998 का हो। सारे मैंने आप लोगों को लिखा लिए। एक और लिख लीजिए आप लोग, कपकोट भूस्खलन ये आया था 2010 में। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख ली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस नदी में जल प्रलय के कारण उत्तरकाशी में स्थित धराली गांव जलमग्न हुआ भाई? ठीक, तो ये जलमग्न हो गया था खीर गंगा के कारण। किसके कारण? खीर गंगा के कारण। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि जो ये आपदा आई थी ना, तो ये कहाँ, किसका मलबा आया था? तो श्रीकंठ हिमनद जो है, ठीक है, श्रीकंठ हिमनद जो है उसका मलबा था ये। ठीक है, श्रीकंठ हिमनद का ये मलबा था। ठीक,
तो जिसके कारण इतनी बड़ी मात्रा में जो ये तबाही आई, ठीक है। और कौन सी नदी इसके लिए जिम्मेदार है स्पेशली, उस नदी का नाम है खीर गंगा, ठीक। और दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कब आया ये, तो ये आया था 5 अगस्त 2025 को, ठीक। और टोटल जो 34 सेकंड में, ठीक है, 34 सेकंड में इस आपदा ने जो है भारी तबाही हमारा जो धराली वाला क्षेत्र है वहाँ पर मचाई, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये बाढ़ जो लाने के लिए मेनली 5 गदेरे बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे, जिसने इस नदी के प्रभाव को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया। वो 5 गदेरे हैं, जो वो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके भी आप लोग नाम लिख लीजिए, ठीक है, कभी काम आएंगे। हो सकता है कभी आपका जो आयोग है इसका कोई भरोसा नहीं, कब कितने डेप्थ लेवल का ये क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, लोथगार्ड हो गया, लोथगार्ड हो गया, भेलगार्ड हो गई, आपकी लिमचगार्ड हो गई, ठीक, और तिलगार्ड और हत्यागार्ड, तो ये 5 जो गदेरे हैं, ये इनका जो वो है पानी है, ठीक, वो आपका खीर गंगा नदी में मिल जाता है। और इस जो ये श्रीखंड हिमनद का जो मलमा है, ये भी इसके लिए काफ़ी इसके कारण ही इसमें जो है भारी तबाही आपका मच जाती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, उत्तराखंड क्या क्वेश्चन है, इससे पहले एक और क्वेश्चन था, हाँ, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता, तो ये अर्जुन चंदा और आपकी शिवानी भंडारी हो गई, ठीक। उसके अलावा उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आपका नैनीताल हो गया, ठीक। उसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में सम्मानित व्यक्ति देवेंद्र प्रसाद चमोली किस विषय पर 10,000 प्रश्नोत्तर का शोध कार्य किया, तो ये किया गया है भाई किस पर, रामायण महाकाव्य पर। किस पर किया गया, रामायण महाकाव्य पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग, ठीक है, URTSSC ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग विनियमन 2015 तैयार किया। कारण क्या है, इन विनियमों को आयोग के मामलों के प्रबंधन और इसके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। तो एक कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 में परीक्षाओं में आपका अनुचित साधनों से संबंधित षड्यंत्र में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष जेल की सजा का प्रावधान शामिल किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार की नौकरी भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रश्न पत्रों के लीक होने और परीक्षाओं के अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रश्नों के लीक होने और परीक्षा के बाद की अनियमितताओं को रोकना है। तो ये दोनों के दोनों सही है, और कारण आर जो है वो एक ही व्याख्या भी करता है, ठीक। अब देखिए, फिरंगी राज नामक कविता के माध्यम से किसने इंसाफ, पुलिस और अपराध, राजनीतिक एवं आर्थिक हालतों का वर्णन किया है, तो ये किसने किया है, मौलाराम ने, ठीक है। ये किसने किया है, आपका मौलाराम ने किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं मौलाराम नहीं होगा, किसने फिरंगी राज नामक कविता माध्यम से किसने इंसाफ, पुलिस, अपराध और राजनीतिक और आर्थिक हालातों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर होगा गौरी दत्त पांडे गोरदा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना। उसके अलावा मौलाराम की कुछ रचना लिखिए आप लोग। रचना क्या है मौलाराम की, रण बहादुर चंद्रिका, ये मौलाराम की रचना है। उसके अलावा गढ़राज वंश जो कि आपका ब्रजभाषा में है, ठीक। गढ़ गीता संग्राम हो गया, और मनमंत सागर हो गया, और क्या हो गया आपका, मनमंत सागर हो गया। और उसके अलावा एक और लिखिए, श्रीनगर दुर्दशा, श्रीनगर दुर्दशा। क्लियर है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
घटनाओं और उनके शहीदों को सुमेलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुजफ्फरनगर कांड जो है, ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ए का 4 हो जाएगा, रविंद्र रावत। ठीक, कोटद्वार कांड जो है आपका वो संबंधित है आपका पृथ्वी सिंह बिष्ट से। ठीक, मसूरी कांड जो है आपका, मसूरी कांड वो आपका बलवीर सिंह नेगी से संबंधित है। और देहरादून जो कांड है ये आपका संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपका राजेश रावत से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कोटद्वार कांड में पृथ्वी सिंह बिष्ट तो थे ही थे, साथ में आपको ध्यान रखना एक नाम राकेश देवरानी, राकेश देवरानी, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा देहरादून कांड में राजेश रावत प्लस दीपक वालिया, दीपक वालिया हो गए आपके, और बलवंत सिंह जगवाल, बलवंत सिंह जगवाल। ठीक है, अब देखो अगली बार अगर क्वेश्चन बनेंगे तो अगली बार मतलब पेपर में, आपके मेन पेपर में, तो यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जो मेरे को लग रहा है। तो उसके अलावा कुछ आप लिखिए जरा, मसूरी कांड के शहीद, एक कॉर्नर में लिखेंगे मसूरी कांड के शहीद। तो मसूरी कांड में कौन कौन से आपके शहीद हुए थे जो लोग, एक तो आपके रविंद्र रावत, रविंद्र रावत, दूसरा आपका गिरीश कुमार, तीसरा सत्येंद्र चौहान, ठीक, सूर्य प्रकाश थपलियाल, ये पूछे जाने की संभावना है भाई। ठीक है, उसके अलावा राजेश लखेड़ा, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार, ये वो लोग हैं जो आपका मसूरी कांड में शहीद हुए थे। ठीक, और मसूरी कांड कब हुआ था पता है ना आपको, 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक, एक तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात आप लोग लिख लेंगे खटीमा कांड। ठीक है, चलो खटीमा कांड वाला आगे क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये यहीं पे बता देता हूँ। खटीमा कांड के भी लिख लीजिए आप लोग। खटीमा कांड, खटीमा कांड कब हुआ था, 1 सितंबर 1994। इन दोनों से पूछे जाने की संभावना है भाई, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बन रही है आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रताप सिंह, जिन जिन के नाम के आगे सिंह लगना समझना कि ये आप लोग खटीमा कांड में शहीद हुए हैं। तो प्रताप सिंह हो गए आपके, दूसरा आपका भुवन सिंह हो गए, तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है सलीम, अगला आपको ध्यान रखना है भगवान सिंह, भगवान सिंह हो गए, गोपीचंद्र, और रामपाल हो गए हमारे, अगले हैं रामपाल हैं, अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5 6 रामपाल हो गए। ठीक, और एक है हमारे परमजीत सिंह, परमजीत सिंह। क्लियर हो गई बात। तो ये इतना डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। आगे देखेंगे मसूरी कांड। मसूरी कांड क्या है, अब फिर अगला क्वेश्चन वहीं से है आपका। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फर कांड आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक, देहरादून कांड जो है आपका, ये आपका कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1994 को होता है। और कोटद्वार कांड भी आपका 3 अक्टूबर 1994 को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिनका भी था उनका सही है। आगे देखेंगे यहाँ पर कला मंच जो है ये 1976 का है। ONGC थिएटर ग्रुप माफ कीजिएगा 1983 का है, ये 87 का नहीं 1983 का है। उसके अलावा गढ़गाथा कलाम मंच
ये है आपका 1987 का, और सेलनेट जो है श्रीनगर में जो है ये आपका 1985 का। तो ये डाटा आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ठीक। ये बिल्कुल थोड़ा क्वेश्चन हटके हैं। आगे देखेंगे, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य, नारायण दत्त सुंदरयाल की पुस्तक है। पृथक पर्वतीय राज्य, इंद्रमणि बडोनी जी की पुस्तक है। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, भगत सिंह कोश्यारी जी की पुस्तक है। उत्तराखंड आंदोलन पर एक नज़र, राजा बहुगुणा की पुस्तक है। ठीक, कुछ किताबें मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा इनको। खाकी में इंसान, ये किसकी पुस्तक है, अशोक कुमार की है, अशोक कुमार की है। ठीक, पक्षी संहार, ये पुस्तक आपकी जयदेव बहुगुणा की है, जयदेव बहुगुणा की है। तिब्बतो हिमालयन लैंग्वेज, ये है डी शर्मा की पुस्तक। ठीक, और पूछा गया है पहले गढ़वाली छंदमाला, ये है लीलानंद कोटनाला की पुस्तक। किसकी है, लीलानंद कोटनाला की ये पुस्तक है। तो इतना आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हमारा उत्तराखंड का जो सॉल्यूशन था पेपर का वो था भाई। ठीक, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पूर्व में भी जानकारी दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है 2 या 3 जितने भी समय आपके पेपर के लिए, चाहे वो पेपर आपका पटवारी वाला है, वीडियो वाला है, चाहे उसके आगे कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है, ठीक, तो आप लोग 30 प्रैक्टिस सेट अगर हमारे साथ कर लेते हैं स्टार्टिंग के, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा एग्ज़ाम से पहले वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा, और आप लोगों को बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये इसलिए बोल रहे हैं कि भैया ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि आप जो है अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम दे सकें, और जो आपकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जिन लोगों ने अभी तक जो टारगेट एकेडमी का ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया वो कर लीजिए, और उसके माध्यम से आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद।